बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। अब कहने को बचा ही क्या है, इसलिए क्योंकि अवाम सरापा एहतजाज हैं। आप जितना मर्जी लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए, ये बात मुतअद्दिद दफ़ा पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर भी, कि जब महंगाई होती है, आप जितना मर्जी अगर कोई हुकूमत में हो उसे रीज़न आउट करे, लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, अवाम उसे नहीं सुनते, उसको समझ नहीं सकते। क्योंकि आम आदमी का मसला ये है कि वो देखता है कि जब पेट्रोल के अंदर इंक्रीज़ होता है, जब डीजल की प्राइस के अंदर इंक्रीज़ होता है, जब बिजली के नर्ख बढ़ते हैं, ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, तो उसका बजट टाइट होता है और उसके पास कोई ऐसा कुशन नहीं होता कि वो अपना घर चला सके या अपने लिए कोई और ज़राए तलाश कर सके। लिहाजा आज लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग इस बात पर खुश नहीं हैं कि हुकूमत की तरफ से ये दोबारा एक के बाद एक दफ़ा ये पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जस्टिफिकेशन अपनी जगह मौजूद है। हुकूमत ये कहती है कि हमने 2 महीने के अंदर कुछ नहीं किया ऐसा कि मुल्क की इकॉनमी का भट्टा बैठ जाए, वो नोज टाइप पे चली जाए। जो हालात हैं वो इमरान खान साहब की हुकूमत हमें तोहफे में देकर गई है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने जाते जाते एक ऐसी सब्सिडी दी जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं ये लफ्ज़ बेड़ा गर्क इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप हालात देख लीजिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कहीं जा रही हों और आपके पास पैसे भी नहीं हैं, किसी जगह भी मौजूद नहीं है एविडेंस कि वो सब्सिडी जो आपने पाकिस्तान के अवाम को दी वो फंडेड थी, आपके पास उसको देने की गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी दे दी। अब जब आपने दे दी वो सब्सिडी तो उसका नतीजा ये निकला कि आपके मुल्क जिसके पास पहले ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने ज़्यादा नहीं है वो डिप्लीट होना शुरू हो गए और कई 100 अरब के अंदर ये लॉस जो है ये पाकिस्तान की रियासत ने बुक किया है। अब शायद पाकिस्तान की रियासत और उस पर विराजमान हुकूमत के पास गुंजाइश ही नहीं है कि वो पेट्रोल की प्राइस ना इंक्रीज़ कर सके। लिहाजा अब ये अवाम की तरफ मुंतकिल हो रही है। लोग एहतजाज ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए और कुछ बातें फैक्चुअल होती हैं। जैसे शौकत तरीन साहब का मैं ये क्लिप आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये नवंबर 2021 का है। कब का है? नवंबर 2021 का। और उन्होंने ज़रूर बताया कि हुआ है इसके IMF के साथ जो पहला भी मुआहदा था, गरीब आदमी को तकलीफ़ भी होगी और पेट्रोलियम लेवी भी उन्होंने कहा बढ़ाने का, उन्होंने इतराफ़ भी किया। अब ये नवंबर 2021, उसके उस वक्त तो ये हुकूमत जो आज है मौजूद नहीं थी। क्या फरमा रहे थे शौकत तरीन साहब, ज़रा सुनिए। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। प्रायर एक्शन होंगे। प्रायर एक्शन के बीच में ये जो आपका जो GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में PDL का होगा, जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो ₹30 तक जाए। इस रिफॉर्म को जो ये इंट्रोड्यूस करेंगे उससे जो आपके जो लोअर जो आपका जो इनकम ग्रुप्स हैं उसके मुश्किलात जो हैं उसमें थोड़ा सा तो इजाफा हो सकता है। अब शौकत तरीन साहब के बाद आप जनाब इमरान खान जब वो वज़ीर आज़म थे, जनाब शौकत तरीन साहब, जनाब फवाद चौधरी साहब फेडरल मिनिस्टर थे, वो पिछले साल नवंबर में और रवां साल फरवरी के अंदर भी जो पेट्रोल की कीमत है उसको बढ़ाने का ना सिर्फ ये बताते रहे, उसका दिफा करते रहे, बल्कि इंडिकेशन भी देते रहे कि ये कहाँ तक जा सकती है, यानी 240 रुपए तक जा सकती है। ज़रा देखिएगा। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। अब वो उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोज़ाना इसमें दे सकें। तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कुछ शुबा नहीं। इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन। हमारी जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए वो इस वक्त इस प्राइस के ऊपर 240 रुपए आपकी कीमत होनी चाहिए लीटर। हमने उसको 150 किया हुआ है। यानी मार्च 2022 में जनाब शौकत तरीन साहब फरमा रहे थे कि हमारी प्राइस पेट्रोल की 240 रुपए होनी चाहिए मार्च में।
और उन्होंने ख़ुद फरमाया कि उनकी हुकूमत जिसका वो हिस्सा थे, जिसके अंदर वो वफाकी वज़ीर ख़जाना थे, कि इमरान खान साहब ने पॉपुलिस्ट डिसीजन लिया, यानी अपनी तरफ से मकबूल डिसीजन लिया सियासत के लिए, अपनी मशहूरी के लिए, लेकिन उसका बेड़ा गर्क कर गई। वो जो फ़ैसला था उसने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये जो लफ्ज़ मैं नोज़ डाइव इस्तेमाल करता हूँ, ऐसे ही नोज़ डाइव पर नहीं जाती मईशत, कोई ना कोई वजह उसके पीछे ज़रूर होती है। लेकिन क्या कहने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जाहिर बात है मईशत पे सियासत तो फिर सब कुछ करते हैं। जब आप हुकूमत पे नहीं है, जवाबदेही नहीं है, तो फिर आपने एक के बाद एक स्टेटमेंट देनी है, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। 13 जनवरी 2022 मिनी बजट के मौका पर और IMF के हवाले से जनाब शाहिद खाकान भाई साहब क्या फरमा रहे थे 13 जनवरी 2022, जरा सुनिएगा। ये एक इस मुल्क का अहम बिल है। मैं फिर गुजारिश करूंगा, आप बेशक बुलडोज कर लें, लेकिन ये कल वापस होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये आप IMF को भी बता दें, ये बिल वापस होगा, ये इस मुल्क के मुफाद में नहीं है। इस मुल्क के मफाद में मुआहदा नहीं है, वापस होगा। वापस क्या होगा, हम तो मतलब मज़ीद कुछ लेने के लिए वो रिक्वायरमेंट्स, ठीक है हुकूमत कहती है IMF के साथ डील इमरान खान साहब ने की थी, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं यकीनी तौर पर, टायर्ड हैंड्स, और हम कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा हमें सब कुछ करना पड़ेगा जो कि IMF हमसे करवाना चाहता है। लेकिन सियासत तो करनी है मईशत के ऊपर। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 12 फरवरी 20 यानी कि तकरीबन 2-2.25 साल पहले वो क्या फरमा रहे थे, और PTI को वो PTIMF डील कहते थे। इस हवाले से वो भी सियासत में जारी बात है, उनका भी हिस्सा है। जनाब बिलावल साहब क्या फरमा रहे थे, तरफ सुनिए। ये PTIMF डील है, ये अवाम का मुआशी कत्ल है, हम नहीं मानते। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान में रहने वाले हर आदमी का मुतालबा है कि फाड़ दो अपना PTIMF की, बाहर फेंक दे इस PTIMF को, एग्रीमेंट को, वापस जाओ IMF के सामने और रीनेगोशिएट करें। हम जानते हैं कि अपना लायक है, अपना अहल है, इसलिए अब नेगोशिएट भी नहीं कर सकते थे। नालायक है, नेगोशिएट भी नहीं कर सकते थे। भाई अब तो अहल है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमने क्या नेगोशिएशन करनी है जब हम सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो चुका है। अब कैसे पीछे रह सकते हैं हमारे दोस्त जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना आज के 1 अक्टूबर 2021, उस वक्त जब 137 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ था, तो जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या फरमाया था, ज़रा सुन लीजिए। महंगाई शुरू होती है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं, उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि $1 बिलियन ले आए। अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहां से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं, और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। अब इसे सुनने के बाद आप सोच में मुब्तला हो जाते हैं कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब वही शख्सियत हैं जो कि कल रात हम सब के सामने रात को तकरीबन 11:15 बजे आए और बड़े बोझल दिल के साथ, वो और जनाब मुसद्दिक मलिक साहब उनके साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने बड़े बोझल दिल के साथ ये अनाउंस किया कि भाई हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और ये बढ़ाना पड़ेगा। और ख़ुद जब वो अपोजिशन में थे तो फरमा रहे थे 1 रुपये का इजाफा नहीं हम कर सकते और PDM नहीं करेगी, लेकिन करना पड़ा। जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कायद पाकिस्तान, उन्होंने 5 नवंबर 2021 लंदन में जब उस वक्त थे और उस वक्त अभी भी वहीं पर हैं, जब प्राइस बढ़ी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। रात के अंधेरे में ये डाके मार रहे हैं, जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है उन्होंने रात को मारा है। मुझे सुनने के बाद समझ ये नहीं आ रहा कि वो ये इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में कह रहे थे या आज की हुकूमत के बारे में, क्योंकि आज की हुकूमत भी जो पेट्रोल के अंदर इजाफा है वो रात को ही करती है, यानी रात के अंधेरे में ही करती है। अब उसकी लॉजिक यकीन मानिए वो क्या होती है कि पेट्रोल पंपों पे भीड़ नहीं लगेगी, भाई भीड़ तो लग जाएगी जब जैसे ही अनाउंस होगा, लेकिन समझ नहीं आती मियाँ साहब किसके बारे में फरमा रहे थे। जनाब शहबाज शरीफ साहब आज के वज़ीर आज़म पाक और 11 जनवरी 2022 के लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या फरमा रहे थे, जरा वो भी सुनिए।
ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। मैं समझता हूं कि इनके इस जालिमाना इक़दामात से आसमान क्यों नहीं फट पड़ा, ये जमीन क्यों नहीं फट पड़ी, ये जमीन में क्यों नहीं खुद ये जाके वहां पर छुप गए, बजाय इसके कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए एक और महंगाई का एक पहाड़ लेके आ रहे हैं। सिर्फ $1 अरब के लिए ये अपनी पाकिस्तान की मईशत और आजादी को गिरवी कर रहे हैं। ये बात मेरी नोट कर लें, वो दिन दूर नहीं जब गुर्बत महंगाई से सताए हुए अवाम का एक गजबनाक रेला वो निकलेगा और इस तारीख की सबसे निकम्मी, नाअहल और करप्ट PTI की हुकूमत को वो खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। सर वैसे ज़मीन तो अब भी नहीं फटी जब 235 रुपये पर लीटर पेट्रोल हो गया, क्या कह सकते हैं। लेकिन जनाब शहबाज शरीफ साहब आज के वज़ीर आज़म पाकिस्तान और 11 जनवरी 2022 के लीडर ऑफ द अपोजिशन मजीद क्या फरमा रहे थे ये भी सुनिए। वो कोई सजेशन भी दे रहे थे जनाब शहबाज शरीफ साहब, सुनिए। गुजारिश ये है कि ये 180 अरब रुपए IMF से लेने के लिए तरले कर रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत हो, अगर इनमें एक जज्बा हो, शौक हो, कमिटमेंट हो, तो फिर ये इस हाउस में खड़े होकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहें कि आए, ये हम $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें या उनसे बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं। जनाब स्पीकर, खुद मुख्तारी जुबान से कहने से नहीं आती, वो अमल से आती है, वो खून पसीना बहाने से आती है। हैंड आउट एंड एड एंड डोल आउट नेवर एवर दे हैव बीन एबल टू स्ट्रेंथन अ सोसाइटी। मुझे भरपूर यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनत करने वाले शख्सियत हैं, लेकिन अब तो आप हुकूमत पे हैं, तो जनाब बात कीजिए बाकी जमातों से जिनकी हुकूमतें हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर और इकट्ठा कर लीजिए। उस वक्त 180 अरब था, चलें अब उससे ज़्यादा हो गया, अब 230 अरब होगा, ये इकट्ठा करने की कोशिश कर लीजिए। बट इट्स ईजियर सेड देन डन, क्योंकि अपोजिशन करना आसान होता है, हुकूमत करना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप हुकूमत में आते हैं तो जैसे सही माने में कहा जाता है कि लग पता जाता है, तो आज की हुकूमत को भी लग पता गया है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं और अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं। 28 फरवरी 2022 को महंगाई के हवाले से महंगाई मार्च कर रहे थे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्या फरमा रहे थे सुनिएगा। हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जब से ये PTIMF बजट आया है तब से हम जिद्दोजहद कर रहे हैं इस PTIMF डील से निकलने के लिए। इमरान को घर बेचना होगा, ये हुकूमत को खत्म करना होगा। सर इमरान खान साहब की हुकूमत तो चली गई, अब आप खुद वज़ीर ख़ारजा हैं, ज़ाहिर बात है आपकी प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो इमरान खान साहब की हुकूमत तो चली गई, अब तो आपकी हुकूमत है जिसका आप हिस्सा हैं। तो अब तो IMF के साथ जो करना है वो आपने करना है, या तो फिर डिलीवर कीजिए या फिर लोग आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे, क्योंकि आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, आप ख़ुद को एग्जॉनरेट नहीं कर सकते। और ये जो सरकार है गठबंधन की, एक पार्टी खुद से दूसरे को एक्सट्रिकेट नहीं कर सकती। ये जो मिलाप है इन तमाम जमातों का, ये अब इनएक्सट्रिकेबल है और लोग भी एवेल्यूएट करेंगे। अगर आप डिलीवर कर पाए और लोगों की जो परेशानियां उनमें कमी कर पाए तो लोग आपको सराहेंगे, लेकिन अगर ना कर पाए तो लोग आपको अकाउंटेबल भी ठहराएंगे। अब लोग क्या कह रहे हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत, लोगों का सेंटिमेंट मौजूद है, सुनिएगा। अगर आपने हुकूमत ले ली है तो फिर क्यों बढ़ाया, यहाँ तो आप हुकूमत लेते ही ना। मेरा तो मौक़िफ़ यही है, जो लोग कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत हो तो हम 1000 रुपये का भी लीटर हो तो डलवाएंगे, अब इनको क्या मसला मसाइल है। मुझे कोई मसला नहीं, मैं आई एम वेरी हैप्पी। मैं ना इमरान खान का हूँ ना नवाज शरीफ का हूँ। खुदा दा खौफ कर लवो कि कितने साल हो गए ने तुहानू, 40 साल हो गए ने लुटदियां नू। ओ एक मैं को गरीबां दा कोई सेदा को सोचा जे ते सानू दसो, ओ गरीब नाल किसी ने कोई नेकी कीती जे गल करो। कोई लुट के बाहर बह जाता है, कोई इत्थे लुट के खा जाता है। ओ मैं कहना मैनू कोई फैर मारे, मैं इन्ना जड़ा क्या पिया वा। हालांकि इमरान खान बढ़ा रहा था पेट्रोल को, 10 रुपये बढ़ता था, 5 रुपये बढ़ता था, लोग उसको बुरा भला कह रहे थे, गालियां दे रहे थे। तो इनका तो टीका ही कम से कम 30 से शुरू होता है। तब्दीली लगे से ना ओरी वे असी भुगतन डे आ, पेट्रोल ओरी वे वधिया, वो आप ते जान छुड़वा के बह गया बनी गला दे विच ते इत्थे साडा ते बेड़ा कर गया ना। सर अभी ये पेट्रोल डलवाया है, आप बिलीव करें कि सिर्फ आंसू नहीं निकल रहे, बाकी इतना बुरा हाल है कि आपको बता नहीं सकते। इतनी महंगाई कि यकीन करें कि घर से आना अब दिल करता है कि साइकिल ले लें या ऑफिस पैदल आना शुरू कर दें।
यकीन करें कि दिल कर रहा है कि ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दे बंदा, बस आप सोच नहीं सकते हैं। शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना साहब, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं और इकॉनमी के हवाले से बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्टिंग करते हैं। गाय बगाए हम उन्हें ज़हमत देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब आपका। सबसे पहले क्योंकि आप ट्वीट भी करते हैं तो मैंने आपका ट्वीट पढ़ा तो यकीन मानिए मुझे बहसियत एक पाकिस्तानी और बहसियत एक आम पाकिस्तानी वाकई बड़ी फ़िक्र में मैं मुब्तला हो गया जब आपने कहा कि आफ्टर इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस मोर टू कम एंड we are still not closer to the IMF deal. Next is electricity prices, gas prices and reversal of tax relief to salaried class. So tough days are ahead. यकीनी तौर पर वो तो अंदाज़ा हो ही रहा है, बट ज़रा मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये बात आप भी एडवोकेट करते रहे हैं कि मईशत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, बट समहाउ होती रही है और हर कोई कन्वीनियंटली करता है। ये मुस्लिम लीग नून के जो आज का डिफेंस है उनका, या जो आज वो बयानात दे रहे हैं और कुछ महीनों पहले, चंद महीनों पहले के जो उनके बयानात हैं, हमने चलाए भी हैं, उनमें इतना तजाद क्यों है? उनको क्या पता नहीं था कि ये हालात होंगे और IMF डील है क्या एक्चुअली? डिड दे कम अनप्रिपेयर्ड, या आपको लगता है कि महज सियासत हो रही थी और अब उन्हें रियलिटी चेक मिला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुनीफ फारूक साहब, अगर आप PMLN अपोजिशन में चली जाए और जो सारे हालात ये देख रही है, ये अपोजिशन में जाके फिर ये ट्वीट करेगी, और अगर PTI इक़्तिदार में आ जाए तो वो पहला काम ये करेगी, वो हमें बताएगी कि पाकिस्तान में अभी भी दुनिया का सस्ता तरीन तेल है। तो ये जो सियासत होती है ना इकॉनमी के ऊपर, ये तमाम जमातें करती हैं और ये नोइंगली करती हैं। ऐसा नहीं होता कि इनको नहीं पता होता। PMLN को बहुत अच्छी तरह पता था कि पाकिस्तान की इकॉनमी की क्या हालत है। ये ज़रूर हो सकता है कि इनको ये ना पता हो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो फ्यूल इम्पोर्ट है वो कितनी है, जो बिजली के कारखाने हैं उनको चलाने के लिए मज़ीद इनको क्या चीज़ें चाहिए, उस पर तो बात हो सकती है। लेकिन जो पाकिस्तान के ब्रॉडर इंडिकेटर्स थे, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किधर खड़े हैं, IMF के साथ आपके क्या मामलात हैं, फिस्कल पोजीशन क्या है, FBR के क्या मामलात हैं, इनको सारा पता था। और इन्होंने फरवरी 2022 में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को, उस वक्त जो अपोजिशन लीडर थे, उनको जो इकनॉमिक टीम थी, एक ब्रीफिंग भी दी थी और उसमें वे फॉरवर्ड भी इन्होंने सजेस्ट किया था कि ये क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ये लोग सियासत करते हैं। और लेकिन एक जो चीज़ अब ये मसला ये आ गया है फारूक साहब इसके अंदर, कि अभी इनका जो अपना, जिस तरह हम कहते थे ना कि इमरान खान साहब का एक उनका कोई भी ओकेजन होता था तो उसके हवाले से उनका कोई ना कोई आपको ट्वीट या उनका वीडियो स्टेटमेंट मिल जाती थी। तो अब PMLN जो है उस दरवाजे की तरफ जा रही है। पहले इनका जो मौक़िफ़ था, जो माजी में ये देते रहे पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई इन्होंने कर दी, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उस वक्त ये ज़रूर होता था कि जब तेल की कीमतें बढ़ती थी ये लोग सियासत करते थे और हुकूमत उस वक्त टैक्स भी ले रही होती थी। आज जब हम जहाँ पे आके खड़े हो गए, यहाँ पे शायद कुछ टैक्स अभी हम ले रहे हैं इंपोर्ट के ऊपर, लेकिन सब्सिडी आज के बाद ख़त्म हो गई है। यहाँ से आगाज़ हो जाएगा PMLN की अपनी पॉलिसीज़ का जो इसका इफ़ेक्ट होगा उसके ऊपर, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। तो आप देखते हैं कि ये क्या सियासत कैसे करते हैं और इकॉनमी को कैसे चलाते हैं ये। शहबाज राना साहब, आम आदमी ये जानना चाहता है, आम पाकिस्तानी ये जानना चाहता है, क्योंकि बहुत से मुतज़ाद खबरें हैं जो PTI की तरफ से भी आ रहा है। मैं आज देख रहा था मुतज़ाद जो बयानात आ रहे हैं डिफरेंट सियासी जमातों के हवाले से, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि ये तो 300 रुपये पे पेट्रोल जाकर रुकेगा या उससे भी ऊपर चला जाएगा, और ऑब्वियसली उन्होंने इसके साथ अपनी सियासत को भी उसमें इंजेक्ट करना। अगर रियलिस्टिकली इसको देखा जाए तो क्या आपको पेट्रोलियम प्राइस सिर्फ वही पैरिटी जहन में रखी जाएगी अब कि जी इंटरनेशनल मार्केट में क्या है कि जी सौदे $120 पर बैरल पे हो रहे हैं, किस पर हो रहे हैं, या नहीं अभी भी कुछ आपको लगता है कि एक और इसने हाइक लेनी है? जी इसके अंदर एक और हाइक मुनीब फारूक साहब आएगी और बड़ी आएगी। अब उसको ये किस्तों में करते हैं, ये एक ही दफ़ा कर देते हैं, क्योंकि जो PTI के मुआहदे थे विद द IMF, उसके अंदर आप उठा के देख लें, डॉक्यूमेंट वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है कि ग्रेजुअली हम 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी जो है वो रिकवर करेंगे, और उसके बाद इन्होंने GST जो जनरल सेल्स टैक्स है उसको भी इन्होंने रिस्टोर करना था। आज जब हम जिस प्राइस के ऊपर खड़े हुए हैं, ये प्राइस है सिर्फ आपकी सब्सिडी ख़त्म हो गई है। इसके बाद जो यहाँ से जो रुपए की कदर में कमी होगी उसका इम्पैक्ट, फिर जो 30 रुपये अभी आपकी पेट्रोलियम लेवी है जिसको मिफ्ता इस्माइल साहब 50 रुपये फ़ी लीटर करना चाह रहे हैं, उसका इम्पैक्ट, और तीसरा इसके ऊपर जो फिर सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट। तो अगर आप मिनिमम भी आज की तारीख में जो 30 रुपये फ़ी लीटर आपकी लेवी है
17% GST है, वो देख लें आप, इसका ये बन जाता है तकरीबन 40 रुपये वो, और 70 रुपये तो यहाँ से कीमत बढ़ रही है और 300 रुपये फी लीटर हो रही है। एंड दिस इज़ एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द PTI विद द IMF। लेकिन जो इस वक्त दुनिया के अंदर हालात हैं, आज तक मेरा भी ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान तेल दरामद करता है, हम रोज़ाना तकरीबन 15.5 अरब रुपया हम रोज़ाना कर्जा लेते हैं, तो हम सब्सिडी नहीं दे सकते। यहाँ से फिर आगे हुकूमत का कमाल होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी टैक्सेशन को मैनेज करते हैं, किस तरीके से मार्केट में डॉलर फेंके बगैर रुपए को बेहतर करते हैं, और किस तरीके से ये IMF को जो है वो कन्विंस करते हैं। तो यहाँ पे अब PMLN की काबिलियत का सवाल आ गया है। अच्छा, एक बात जो भी आपने कही कि ये जो आप लेवी की बात कर रहे हैं कि मिफ्ता साहब उसे 50 रुपये पे लेके जाना चाह रहे हैं, और अगर सेल्स टैक्स भी उसके अंदर ऐड हो जाता है, तो मुझे ये बताएं, ये रिक्वायरमेंट है, प्री रेक्विजिट है कि हमने अगर दोबारा डिसबर्सल करवानी है फंड्स की IMF से, तो ये भी करना पड़ेगा? ये इज इट पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट जो पहले हुआ था PTI के वक्त का, या नहीं ये अब गवर्नमेंट की इनएबिलिटी कैपेबिलिटी है या इनकी जादूगरी है कि ये कम इसको सेव कर सकते हैं या नहीं, या आपको लगता है करना पड़ेगा? सर इसमें देखिए, जो तो इसमें दो चीज़ें हैं। जो 30 रुपये से ये 50 रुपये फी लीटर करना चाह रहे हैं, ये तो मिफ्ता इस्माइल साहब का अपना आइडिया है। इनका ये ख्याल है कि अगर सेल्स टैक्स हम लगाते हैं तो पैसा जो है उसमें आधा वो सूबे ले जाते हैं, आधे से ज़्यादा, तो हमें अपनी वफाक की जो कलेक्शन है हमारी कम हो जाती है। तो पेट्रोलियम लेवी जो है फेडरल टैक्सेशन है, इसलिए हम उसको जो 100% जितनी भी उसकी कलेक्शन होगी वो हम खुद रख लेंगे। ये तो इनका अपना एक इनोवेशन है इनकी। और ये जो 10 रुपये फ़ी लीटर से 30 रुपये फ़ी लीटर गई थी, ये लेवी भी मिफ्ता इस्माइल साहब ही 2018 में लेके गए थे। अब आ जाती है कि ये जो क्या प्री रिक्वायरमेंट है IMF के साथ, इस वक्त एक हमारा मसला दूसरा ये भी हो गया है कि जो IMF के नए मिशन चीफ हैं पाकिस्तान के, नेथन पोर्टर, वो उनका पहला कोई बहुत बड़ा मिशन है इस किस्म का, और पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री इनको दे दी गई है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे ज़राए मुझे ये बता रहे हैं कि नेथन जो हैं वो पाकिस्तान और IMF का जो पिछला मुआहिदा है जो शौकत तरीन साहब ने किया था, जिसके बदले में $1 अरब की हमें ट्रांच मिली थी, उसके वो, आप चूंकि एक लॉयर भी हैं, आप जानते हैं कि उसका वो कॉमा और फुल स्टॉप भी देख रहे हैं कि इसके ऊपर मैंने अमल दरामद करवाना है। टू एन एक्सटेंट इसके अंदर PTI के मुआहिदों का बिल्कुल उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है हुकूमत की उनके साथ, जो उस वक्त की हुकूमत थी, उसका जिक्र होगा, उसका किरदार होगा। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ देख लीजिए कि जो आपके बाकी फैक्टर्स हैं ग्राउंड के ऊपर, वो जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। रुपया आपका 208 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IMF का एग्रीमेंट इन साइट नहीं है, इसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसकी बॉटम क्या होगी। और फिर इसके साथ ही आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें आप देखें, कल जो है $125 फी बैरल पे गई, आज कोई 119 के ऊपर आई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। आज जो है यूरोप ने भी, मतलब जर्मनी ने अपने सिटीजन को कह दिया कि वो गैस की और बिजली की सेविंग करें, क्योंकि रशिया ने वहाँ पे सप्लाईज जो है उनकी काट दी हैं। तो जो रशिया की सप्लाईज दुनिया में कम हो रही हैं, वो ऑल्टरनेटिवली जो बाकी मार्केट्स अवेलेबल हैं, गल्फ है, US है, वहाँ से फिर यूरोप जो है वो गैस और बाकी जो एनर्जी की वो प्रोडक्ट्स है वो उठाएगा। तो इंटरनेशनल जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं यूक्रेन और रशिया फैक्टर की वजह से, पाकिस्तान की इकॉनमी जो डैमेज हो रही है, ये मिफ्ता इस्माइल के लिए एक उनके लिए मौका है कि इसको वो सामने रखें, मजबूत केस बिल्ड करें। और ये अभी भी राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो IMF की ये डिमांड है कि आपने लेवी भी बढ़ानी और सेल्स टैक्स भी बढ़ाना है जुलाई से, तो फिर हम आगे बात करेंगे आपसे, तो आपको पैसा रिलीज होगा। तो ये इनकी एबिलिटी होगी नेगोशिएशंस की, और पाकिस्तान किस तरह चीज़ को डील करता है कि वो जो टैक्सेशन वाला पार्ट है, कम से कम जब तक नॉर्मल प्राइसेस जो हैं फ्यूल की आलमी मंडी में रिस्टोर नहीं हो जाती, उस पार्ट को ये डेफर करवाएं। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की है, इससे तो फिर इंडिकेशन ये है कि एक ये ज़रा इसका मुझे थोड़ा सा ब्रीफली जवाब दीजिएगा कि फिर आप क्या देख रहे हैं कि ये अगर ये वाकई जुलाई में बढ़ाना है, जुलाई से पहले अगर बढ़ाना है या जुलाई में बढ़ाना है, सेल्स टैक्स भी है, लेवी भी है, तो ये पेट्रोल प्राइस फिर आपको, आपने क्योंकि खुद भी कहा आपको हाइक एक और नज़र आ रही है, तो कहाँ जाके आपको रुकता नज़र आ रहा है? अगर मैं IMF की डिमांड को सामने रखूं तो मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त आपका तकरीबन 1 जुलाई से जो एक अलहदा फैक्टर हो सकता है आलमी मंडी में तेल की कीमत का और रुपए की कदर में कमी का, उसको माइनस करके मैं आपसे अगर बात करूं तो आज अगर 234 रुपीज़ है, मेरा ख्याल 280 शायद हो जाए। अच्छा। तो ये इसके आसपास हो सकती है। अभी IMF की डिमांड है, अब हुकूमत की
कितनी एबिलिटी है, उसमें कितना कमी बेशी करवाती है, वो डिपेंड करता है। और फिर अगर आपकी डिवैल्यूएशन भी होती रहती है, ठीक है, और आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी कम नहीं होती, तो फिर ये रेंज और बढ़ जाएगी। ये वैसे बड़ी खौफनाक किस्म की रेवलेशंस हैं शहबाज राना साहब। एक फैक्टर और भी है कि ये मतलब हमने सोचा था ये कि ये हुकूमत जब पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज करेगी तो कोई डॉलर क्या कोई कंट्रोल में आएगा। डॉलर बेनथे बैल की तरह ऊपर ही चला जा रहा है, रुपए की कदर गिरती जा रही है विद एवरी पासिंग डे। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब मैंने कुछ दिन पहले बात की थी इसहाक डार साहब से, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर से, उन्होंने फरमाया कि जी असल इसकी जो वैल्यू है वो 175-80 या इस तरह के इसके करीब होनी चाहिए, 175 या 70 रुपए पे। चले कोई एफर्ट तो नजर आए अभी कम से कम। ये तो बजाय रुकने के ये तो विद एवरी पासिंग डे ऊपर ही जा रहा है। ये कंट्रोल में क्यों नहीं ला पा रहे इसको अब तक आपकी नजर में? देखिए सिर्फ तेल की कीमतें नहीं है। अगर कोई ये बात कर रहा था कि तेल की कीमतें बढ़ाएंगे IMF का मुआहदा हो जाएगा, तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं ये तीसरा IMF का प्रोग्राम देख रहा हूँ, और जब आप एक शिकंजे में फंस जाते हैं तो फिर IMF का जो एक रवैया होता है, अनटिल के अमेरिकन आपके साथ बहुत अच्छे हैं और तब उसके बगैर वो मामला आपके साथ ठीक नहीं होते। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि तेल की कीमतें बढ़ाने से हो जाएगा। रुपया काबू उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक IMF का जो प्रोग्राम है वो इन प्लेस नहीं हो जाता। लेकिन आज भी अगर पाकिस्तान का जो रेगुलेटर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इफेक्टिव रेगुलेटर हो, बगैर मार्केट में डॉलर फेंके हुए, जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, जो एक बेस ली जाती है 2010 की, कि उसके मुकाबले में सारे फैक्टर्स, वो इन्फ्लेशन और बाकी सारी चीजें निकाल के मैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, ठीक है, तो वो रुपए की कदर क्या होनी चाहिए, तो वो जो आज रुपए की वैल्यू है उसके मुकाबले में 5% कम होनी चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ से 8 से बल्कि 10 से 12 रुपए का यहाँ पे मार्जिन आज 208 के ऊपर आज भी है। तो ये 208 की बात ना करें, हमें ये 190 की फिर भी बात बनती है अगर हम समझें कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरी हालत में है और आपके जो रिजर्व्स हैं वो बहुत पतली कंडीशन है उनकी, इसके बावजूद भी ये 190 के आसपास होना चाहिए। अच्छा, मेरे पास बड़े 2 सवाल है, लेकिन मैं चाहूँगा जरा ब्रीफली जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि आज हमाद अजहर साहब फरमा रहे थे कि कहीं भी IMF के मुआहदे के अंदर जो हमारी उनके साथ एग्रीमेंट है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि पेट्रोल की प्राइस क्या होगी। एक तो ये बता दीजिएगा ये बात दुरुस्त है या हक़ाइक़ के खिलाफ है। दूसरी बात ये बता दीजिए कि ये जो रशिया से 30% सस्ता तेल लेने की बात है, वो LOI तो हमने देख लिया, लेटर ऑफ इंटेंट भी देख लिया, जो यहाँ से गया है, फिर कोई एग्रीमेंट सामने नहीं है। ये वो चीज़ है जिस पे इमरान खान साहब कैपिटलाइज करते जा रहे हैं कि भाई ये तो रशिया की वजह से और अमेरिका रगड़ा दे रहा है, मुझे निकाल दिया, वो एक सियासी बात और है। बट मुझे ज़रा फैक्चुअली बता दीजिए कि क्या रशिया से 30% सस्ता तेल खरीदने की तरफ हम जा रहे थे और रुक गए? और दूसरा ये बता दीजिए कि क्या एग्रीमेंट के अंदर, IMF एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा गया था कि पेट्रोल की प्राइस क्या होगी, या ये मार्केट फैक्टर था जो डिटरमिन करना था जिसने? देखिए, जो दूसरे सवाल का जवाब शॉर्ट ये है कि फेक स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं था। इवन जब हम रशिया जा रहे थे उस वक्त के वज़ीर आज़म, तो मैंने इकोनॉमिक मिनिस्ट्री से चेक किया कि क्या एजेंडा है आपका, क्या चीज़ें हैं, तो उसमें ये चीज़ उस तरह नहीं थी बिल्कुल। उन्होंने वहाँ पे जाके बात की और उसके बाद यहाँ से 29 मार्च का आपको लेटर भी चला गया, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिसके ऊपर वहाँ से आपको मुआहिदा हो जाता या मुआहिदे की तरफ चले जाते। एक तो इसका जो ब्रीफ जवाब ये है। मैं इकॉनमी को तो जरूर कवर करता हूँ, एनर्जी के ऊपर मेरी इतनी ग्रिप नहीं है, बट मैंने अभी तक कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है कि जिससे, या मैं चूँकि मेरा इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में आना जाना लगा रहता है, कम अज़ कम मेरे सामने मुआहिदे वाली कोई चीज़ नहीं है। जो लेटर था वो इन्होंने खुद रिवील कर दिया। अगर इनके पास कोई और चीज़ होती तो वो भी ये रिवील कर देते, जो इनके पास नहीं है। जो आपका सॉरी पहला सवाल आपका था, इट वाज अबाउट, पहला क्वेश्चन था आपका। जो मेरा पहला सवाल था वो ये था कि जो हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि IMF के मुआहदे के अंदर जो हमारा एग्रीमेंट था, कहीं नहीं लिखा हुआ कि पेट्रोल की प्राइस क्या होगी, ये हम पर लगा रहे हैं। जी, प्राइसेस उसका देखिए जी देखिए, वो कीमत कभी भी नहीं लिखी जाती कि आपने 150 रुपये फी लीटर बेचना है या डॉलर जो है वो 190 का हो जाएगा। इसका तरीकेकार ये होता है कि आप एक फार्मूला तय करते हैं और वो जो फार्मूला है वो लिखा हुआ है, वो पढ़ लीजिए। वो इसका जो डॉक्यूमेंट है IMF का, वो IMF की वेबसाइट पे और वजारत ख़जाना की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। आप जाइए उसको पढ़ लीजिए। उसके अंदर लिखा हुआ है कि 4 रुपये इन्होंने हर महीने उसमें पेट्रोलियम लेवी का इजाफा करना है। उस वक्त तो सब्सिडी की तो बात ही नहीं हो रही थी। उस वक्त तो बात ये हो रही थी कि हम प्राइस पे बेच रहे थे, सिर्फ उस वक्त की जो हुकूमत थी वो टैक्सेस पूरे वसूल नहीं कर रही थी। तो वो भी वो कह रहे थे कि इसको वापस आप ले जाएं जो आपके एक्चुअल टैक्सेस हैं। IMF का एक सिंपल उसकी बात होती है कि जो पार्लियामेंट के मंजूर करदा टैक्सेस हैं आपके, आप वो रिकवर कीजिए। तो जो भी आपकी आलमी मंडी से आपकी तेल की कीमत होगी उस वक्त या आज,
क्योंकि सब्सिडी का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था खान साहब के इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, उसके ऊपर फिर आपको 17% GST और 30 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी। तो एग्जैक्ट प्राइस तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये इसका जो जिक्र है ये आपको वहां से मिल जाएगा एग्रीमेंट के अंदर। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। गंभीर सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत की। इस वक्त जो हालात हैं वो कुछ ऐसे ही इशारा दे रहे हैं, और शहबाज राना साहब ने भी जिस तरह से एजुकेट किया हम सबको इस हवाले से, और ख़बर के एक और हाइक, एक और इजाफा पेट्रोल की कीमत के अंदर हो सकता है, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो ऑलरेडी मुआहदा हो चुका है IMF के साथ, जो एग्रीमेंट मौजूद था उसके मुताबिक सेल्स टैक्स भी ऐड हो सकता है, पेट्रोलियम लेवी के अंदर भी इजाफा हो सकता है। यकीनी तौर पर टफ डेज आर अहेड, क्योंकि इसका असर फिर बिजली के नरखों पर भी पड़ेगा, गैस के नरखों पर भी पड़ेगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है उसको भी ये हिट करेगा और उसके नंबर्स भी इंक्रीज़ होंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इमरान खान साहब ने इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि इतवार के रोज़ 9 बजे सारी मुल्कगीर एहतजाज होगा, और वो कौम से खिताब भी करेंगे, कौम से गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद फिर ज़रा तजिया भी हासिल करेंगे, मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बहुत क्लैरिटी के साथ उस मीटिंग में सर्विसेज चीफ्स की तरफ से और DGISI की तरफ से बिल्कुल वाजे कर दिया गया कि कोई किसी किस्म का साजिश का कोई एविडेंस नहीं मिला। कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज या कोई ऐसी चीज उसके एलामी में भी शामिल नहीं। क्या ये DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि ये साजिश है, मुदाखलत है? चीफ जस्टिस को क्या करें? जुडिशियल कमीशन या कोई कमीशन, कोई फोरम, वट एवर द गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड्स। पहले भी पिछली गवर्नमेंट थी, उनके पास भी ऑप्शन मौजूद था, इनके पास भी मौजूद है। वट एवर कमीशन, वट एवर फोरम इज डिसाइडेड for this to take this to a logical conclusion, the institution will provide complete assistance. ओपन जुडिशियल कमीशन में हेयरिंग करवाएं, क्लोज डोर्स में हम कोई नहीं मानेंगे, ओपन हेयरिंग करवाएं, और उसके अंदर फिर जो भी फैसला होता है पता चल जाएगा कि सिर्फ मुदाखलत थी या साजिश भी थी। अगर ये हेयरिंग ही हो जाए, किसी की जरूरत नहीं होगी आगे इस तरह की गद्दारी करे कोई कौम से। दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि इमरान खान साहब एक तरफ हैं और जो फ़ौज का मौक़िफ़ है वो 2 दिन बतदरीज आता रहा DGISPR की जानिब से 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर। उन्होंने क्लैरिटी से कहा कि एक दफ़ा नहीं, हम दोबारा वजाहत के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ द डे कुछ भी डिसाइड करे, कोई कमीशन बन जाए तो इंस्टीट्यूशन उसको फुली सपोर्ट करेगा, अपनी तरफ से पूरी तौर पर कोऑपरेशन प्रोवाइड की जाएगी। इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, ये डिसीजन DGISPR नहीं ले सकते, बल्कि ये तो कोई कमीशन फैसला करेगा। वो राय हो सकती है, फ़ौज की इनपुट हो सकती है, लेकिन फैसला कोई और करेगा। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जाहिर बात है, आज जब वो अपनी अपीलों की समाअत के बाद निकली तो उस बात के ऊपर ज़रूर ध्यान दिया और कमेंट भी किया। ज़रा सुन लीजिए कि ये एक सियासी मामला है और उसके ऊपर DGISPR बार बार क्यों आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ असद उमर साहब ने पॉइंट रेस किया था, इसका जवाब दिया आज उन्होंने। ज़रा सुनिएगा। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, DGISPR को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं उन कौम से ये पूछना चाहती हूँ, फितना खान से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सियासी मामला था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर वजीर आजम उसको क्यों लेकर गए? वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सियासी कमेटी नहीं है। तो DGISPR ने कल जो बात की है वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को, जिनके पास फैक्ट्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं। ये कौमी सलामती का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सियासी मामला नहीं है। मैं समझती हूँ कि मुजरिमाना बात है कि इमरान खान ने, जिसका दूसरा नाम फितना खान है, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उसने दाव पे लगा दिया। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद हुसैन साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, हमारे उस्तादों में से एक हैं, और बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका। और जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब, मैं सर आपसे पहले जानना चाहूँगा, अब ये मामला डाई डाउन नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने अब जाहिर बात है एक और एहतजाज की कॉल दे दिया, गो कि इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि महंगाई बहुत है और बड़ी ज़ालिम हुकूमत है, तो पूरे मुल्क के अंदर मुल्कगीर एहतजाज होगा। लोग एतवार की रात 9 बजे निकले और वो कौम से भी खिताब करेंगे। लेकिन ये साजिशी बयानिया या मफरूज़े वाली बात ये अब डाई डाउन नहीं हो रही।
गवर्नमेंट ऑफ द डे शायद रेजिस्ट कर रही है कि किसी कमीशन को या बनाया जाए या कुछ ऐसा किया जाए, बिकॉज वो समझते हैं कि ये मसला ऑलरेडी रिजॉल्व है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़ौज की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड करती है तो फ़ौज पूरा कोऑपरेट करेगी। सो आपको लगता है सर कि इसका लॉजिकल हल क्या है कि कमीशन कोई बने और वो इन्वेस्टिगेट करे, या नहीं इट्स बियॉन्ड दिस? मेरा मुनीब, इसमें तो कोई कमीशन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, कमीशन उस चीज़ का बनता है जिसके मुतालिक कोई जो है कोई जवाब मौजूद होता है, कोई थोड़े बहुत एविडेंस मौजूद होते हैं। लेकिन ये कि किस चीज़ पे बनेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपना एक बयानिया बनाया है और उस बयानिया की बुनियाद पे वो चाहते हैं कि जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशन है उसके साथ, उनके बयानिया के साथ साथ चलें। बात यह है कि पहले इमरान खान साहब अपने जो बयानिया है इनका कि साजिश हुई है और मदाखलत हुई है अमेरिका की तरफ से, और वो ख़त भी लहराते थे, लेकिन उसके अपने तायद में वो हमेशा एक बयान देते थे जिसमें कहते थे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी उस चीज़ की तायद की है। अब बात यह है कि जब ना पहले तायद हुई थी, उसमें एक सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कि एक अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है उनकी, जो भी अमेरिका के अहदेदार थे जिन्होंने बात की थी, और उसको जो है उसका डिमार्च भी किया गया जो कि फैसले के मुताबिक थे। अब इसमें एक इमरान साहब की ये अपनी एक बयानिया बनाते हैं कि जो है वो साजिश हुई थी। साजिश का आज तक पता नहीं चल सका है कि कैसे हुई और क्यों कर हुई। एक किसी ओहदेदार की, अमेरिका के ओहदेदार की जो डिस्कशन होती है पाकिस्तान के एम्बेसडर से, जिसमें वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं या वो कह सकते हैं कि अनडिप्लोमेटिक था, लेकिन ऐसी ज़बान में जो है इस किस्म के एक्सचेंजेस आमतौर पर होते रहते हैं। तो उस एक्सचेंज का मतलब ये नहीं होता है कि कोई इस पर साजिश हो रही है। मेरा ख्याल ये है कि इस चीज़ को ख़त्म हो जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने इसको तो बहुत तूल दे दिया है। वो समझते थे कि इसकी बुनियाद पे वो जो है कुछ नेशनलिज्म का जो है वो भारेंगे लोगों के अंदर, एक ठीक है एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स मौजूद है, लेकिन क्या कब तक इस बयानिया को लेकर आगे चल सकते हैं? मेरा ख्याल इसकी हवा निकल चुकी है और मेरा ख्याल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब भी खामोश होना पड़ेगा उनको। इस चीफ जस्टिस का काम नहीं है कि इस बात पे तहकीकात करें। बात यह है कि अगर कहीं पे किसी चीज़ का अगर सबूत मिलता है तो आपके उन इदारों है कि एक उस है जो कि आपके इंटेलिजेंस का काम करते हैं या आपके जो है तहकीकात का काम करते हैं, उनके ऊपर आता था कि वो इस किस्म की तहकीकात करें। मेरे ख्याल इस चीज़ को ख़त्म हो जाना चाहिए। और अब जो है कल के बाद जो है, और खुद जो इमरान साहब ने जो अपना खुद भी एक लिहाज से पलटा खाया कि जो है वो कहते हैं कि राय है, पहले तो उन्होंने कहा था नेशनल कमेटी ने उनकी बात की तायीद की है, तो ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इस डिस्कशन को अब किसी और तरफ से नहीं होना चाहिए। इमरान साहब मेरे ख्याल मुस्तकिल कहते रहेंगे और उनको कहने रहना चाहिए। एक सियासी उनका हरबा है जिसको सियासत में लेके आएंगे और सियासत भी करेंगे उसमें। सर ये भी फरमाइएगा, क्या अननेसेसरीली इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि जब इसको बार बार एड्रेस किया जाता है फिर रिइटरेट की जाती है अपनी पोजीशन? ज़रूरत थी दोबारा इसको क्लैरिफाई करने की या नहीं है? क्योंकि वो तो अब भी कह रहे हैं कि मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत होगी तो हम दोबारा भी वजाहत कर देते हैं। तो अनड्यू इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस इशू को आपकी नज़र में? मेरा ख्याल ये है कि पहले तो खामोशी इख्तियार की थी जो कि उसके बाद एक बयान आया था, मैं ख्याल 1-1.5 महीने पहले, उसके बाद खामोशी थी। मेरा ख्याल शायद इसका एक रिएक्शन था जो कि मुस्तकिल PTI के मुख्तलिफ अहदेदारान जो है इस किस्म का बयान देते हैं और फिर एक आगे चल के थोड़ी सी मेरे ख्याल इस बात पे भी शायद ये समझा गया है मुनासिब, खासतौर पर मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, कि जो है जब ये कहा ये एक इंडिया देने की कोशिश की या एक इम्प्लाई इस किस्म की करने की कोशिश की कि उसमें आपके जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है या आपके आला जो मिलिट्री के अहदेदार हैं वो उसमें शामिल थे। मेरे ख्याल ये जब ये चीज़ें आई तो मेरे ख्याल उसकी वजह से हो सकता है कि ISPR को ज़रूरत पड़ी कि इस पे जो है मजीद वजाहत करें। ठीक, एक मैं मियाँ साहब आपके पास आऊँगा क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ आ गया है। चलें ये तो एक बयानिया की बात है लेकिन उन्होंने एहतजाज की कॉल दोबारा दे दी है, ज़रा उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और जाहिद हुसैन साहब मौजूद, हमारे साथ रहिएगा। मियाँ साहब, इमरान खान साहब ने फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। मुल्क गिर एहतजाज होगा, लोग सरापा एहतजाज हैं, आप हल्के की सियासत करते हैं, पेट्रोल 235 रुपये का है, 264 रुपये का डीजल है, तो एहतजाज होगा। और इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया आप इम्पोर्टेड हुकूमत हैं और आप जालिम भी बन गए हैं, आपके पेट्रोल बॉम्ब गिरा रहे हैं। कैसे मुकाबला करेंगे इमरान खान साहब का?
शुक्रिया मनीब साहब, मगर मुझे अगर इजाज़त दे दें तो मेरे भाई जाहिद साहब से जो आपने सवाल किया था साजिश का, उसकी कड़ियाँ इसी से मिलती हैं। पेट्रोल की रेट्स जो बड़े एहतजाज की कॉल देना, बात सीधी सी है कि अगर आप मुझे ये बता दें कि इमरान खान की मौजूदगी में जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने, जो अदारों ने रिपोर्ट दी, उसके बाद कोई जवाब नहीं रहता था। और आज जो आप बात कर रहे हैं कि बार बार वजाहत की DGISPR को क्या ज़रूरत पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर इमरान खान की मौजूदगी में जो वो कमेटी का इजलास हुआ था, उसके बाद इमरान खान ने जो बयानियाँ बनाना शुरू किया था, उस वक्त वो वजाहत आ जाती तो शायद दूसरी दफ़ा वजाहत की ज़रूरत न पड़ती। और आज जो बात वो, क्योंकि जो इमरान खान कर रहे हैं और जो कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे कोई ये बता दे कि उस वक्त उनको इख्तियार था कि वो कमीशन बना सकते थे। आज की हुकूमत को भी इख्तियार है, वो कमीशन बना सकती है, मगर कमीशन जो अगर अदालती आप बनाएंगे तो उसको कौन सी एजेंसियां रिपोर्ट करेंगी कि जिससे साबित हो या ना साबित हो? ये वही एजेंसियां हैं जिन्होंने इमरान खान की चेयर में, इमरान खान की सदारत में रिपोर्ट की और उसके बाद वो कोई साजिश ना समझ में आई और ना कोई साजिश का सबूत मिल सका। आज जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, यही हम बात करते हैं कि देखें, आपने 3.5 साल पाकिस्तान को जिस घड़े में फेंका, उसमें आपने हर रोज़ 2-2, 3-3 घंटे अपने जो मामले खसूसी थे, तर्जमान हुआ करते थे, मीडिया पे आके जो बात करने वाले होते थे, आप सारी हुकूमत मीडिया के ज़रिए करते रहे। आप महंगाई करते रहे, आप करप्शन करते रहे, आप बैड गवर्नेंस करते रहे, आप मालियाती अदारों से सख्त शराइत पर आप डील करते रहे, मगर आपके जो तर्जमान होते थे वो रोज़ आके मीडिया पे जो झूठ बोलते थे वो सबके सामने। मैं सख्त लफ्ज़ नहीं कहूँगा, मगर इतना ज़रूर कहने की जसारत कर रहा हूँ मनीब साहब, मुझे आपका अंदाज़ा है कि आपको मुश्किल हो रहा है मेरी बात का सुनना, मगर मैं जो बात कहने लगा हूँ कि कोई ये मनीब साहब बताए कि कर्ज़े जो बढ़े, जो करप्शन बढ़ी, जो डॉलर की ऊंची उड़ान, जो अद्वियात का महंगा होना, खाद का, और खाद की 2 कंपनियां जो हैं 18 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ उनको दी गई और खाद पाकिस्तान में नहीं रही, स्मगल हुई। और उसका क्या साजिश से कोई तल्लक था? और अगर साजिश से कोई उसका भी तल्लक था तो ये जाहिद हुसैन साहब को बता दें। मैं तो समझने से कासर हूँ, ये सीनियर हैं, ये शायद बेहतर तरीके से उसका जवाब दे सकें या लोगों को समझा सकें। जहाँ तक तल्लक है, देखें पेट्रोल, जी मैं जरा उस पर थोड़ा सा मैं गुजारिश एक गलती हुई है। मेरी यार सुन लें, आवाम नाराज़ ज़रूर हैं और वो इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, मज़ीद बढ़ाना है आपने पेट्रोल, ये भी हर एक को पता है और ये इशारों किनारों से हर कोई कह रहा है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि लोग आपसे क्यों ना नाराज़ हो और आप लोगों को क्या बताएंगे कि सब इमरान खान साहब कर गए, सब कुछ हो गया? क्योंकि वो तो आज ये कह रहे हैं भी अगर मईशत संभल नहीं रही थी तो साजिश क्यों की? चले साजिश को भी आप गोली मारें, आवाम को कैसे समझाएंगे मियाँ साहब? मनीब, आपकी बात बड़ी वज़न रखती है। मुझे सिर्फ ये बताएं, कोई भी हुकूमत हो, लूली लंगड़ी हुकूमत हो जिस तरह की हम हैं, और कोई ऐसी हुकूमत हो जो लाई गई हो, मुंतखब भी ना हुई हो, क्या वो भी ये चाहेगी कि अनपॉपुलर फैसला करे? क्या वो भी ये चाहेगी कि अवाम को रिलीफ ना मिले? मैं इमरान खान की बात भी कर लेता हूँ। क्या इमरान खान ये चाहेंगे हुकूमत में होते हुए कि मैं अवाम पर जुल्म करूँ और अवाम जो है मुझसे नाराज़ ना हो? इसी तरह ये हुकूमत जो महंगाई मार्च करती रही, जो इमरान खान की पॉलिसियों पर तनकीद करती रही, ये 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए की बात नहीं है। ये 30 रुपए, फिर 30 रुपए, फिर 23 रुपए, ये जो बढ़े हैं एक हफ्ते में, 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में। मनीब साहब, मुझे ये कोई बता दे कि क्या हम खुदकशी करने जा रहे हैं सियासी? हम ये खुदकशी करने जा रहे हैं या हमारे हाथ पांव बांध के
हमें किसी ने फेंक दिया है आवाम के सामने। ये तो अब आपको पता होगा ना मियां साहब, ये तो सर अब आपको पता होगा ना। आप तशरीफ ले आए इक़्तिदार के अंदर 80-85 रुपए। अब आप खुद क्योंकि माशाल्लाह अपने हल्के से हमेशा इंतखाब लड़ते हैं और जीतते भी हैं, ये तो अब आपको पता होगा कि आपके हाथ बांध के किसी ने आपको यहाँ पर फेंका है जो भी। लेकिन आपका पॉइंट अपनी जगह है। जरा वक्त कम है, मैं जाहिद साहब से पूछना चाहूंगा सर, ये मियां साहब ने अपनी अगर जी जी एक मनीब साहब एक जुमला जी, आप ये बिल्कुल बात कहने में हक बजानब है और मैं बड़ी वजाहत से कह रहा हूँ, हमने अपनी खुशी से ये हाथ पांव बंधवाए। अगर आज कोई कहे कि पाकिस्तान को ये श्रीलंका बनाने जा रहे हैं तो मनीब फ़ारूक साहब 4 सालों में अगर आप श्रीलंका पाकिस्तान को ना बना सके तो 4 हफ्तों की हुकूमत पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बना सकती। ये 4 सालों का किया धरा या पिछले 74 सालों का किया धरा। चले ठीक है, बट बात ये जाहिद साहब सर गुजारिश ये है कि ये अपनी हुकूमत को खुद लूला लंगड़ा कह रहे हैं, साथ मियां साहब कह रहे हैं हाथ पांव बांध के फेंक देगा। अब ये इक़्तिदार लेने के लिए तो आपको भी पता है जो पापड़ बेले जाते हैं सर। अब डू यू थिंक कि गलती हो रही है? अब इन्हें साइड से लग रहा होगा कि बड़ा गलती कर ली, खामखाई आ गए इक़्तिदार के अंदर और ये तो गले पड़ गई है हर चीज़। नहीं, मोहिनी कोई भी हाथ पैर के नहीं डालता है, इक़्तिदार इन्होंने लिया है और उसमें जो है उनके नज़दीक शायद उस वक्त शायद हालात बहुत साफ नहीं होंगे और मेरा ख्याल ये कि इनमें कोई ज़्यादा जो है वो भी नहीं थी, क्या कहते हैं, सफाई भी नहीं थी या एक क्लैरिटी इस बात की नहीं थी कि वो आखिर में करना क्या चाहते हैं। मेरा ख्याल 1-1.5 महीना तो इस बात पे लग गया इनकी पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात थे कि जो है वो इलेक्शन फौरी तौर पे करवाया जाए या टर्म पूरी तरह मुकम्मल की जाए और उस 1.5 महीने के अरसे में इन्होंने बहुत कुछ खोया भी है। और असल बात जो आती मुनीम हमारी सियासत पे अक्कासी करती है। देखिए चंद महीने पहले जो हालात थे, जो भी सबको पता था कि पेट्रोलियम की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है और सबको अंदाजा था कि IMF में जाना इतना ही जरूरी था जैसे कि पहले भी जाते रहे थे। लेकिन ये कि उस वक्त इनका पूरा रवैया यही था कि जो है वो महंगाई मात भी होती थी और IMF के गुलामी भी हो गई थी। कि बात ये है कि उससे अगर हमारी सियासत का सबसे बड़ा मसला ये आता है कि माशी सूरत हाल पे भी हम सियासत करते हैं और अभी भी सूरत हाल ये है कि ये बात सही है कि जो है इस हुकूमत के पास कोई और रास्ता नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था और अब जो है तकरीबन वही इनका नैरेटिव बन के आया है जो कि पहले PTI नैरेटिव देती थी और वो यही देती थी कि इंटरनेशनल जो प्राइसेस कमोडिटीज की बढ़ रही हैं उसके नतीजे में हमें हर हालत में बढ़ाना पड़ेगा। तो उस वक्त तो पेट्रोल बम की बात हुआ करती थी और उस वक्त IMF के बात यह है कि इसमें हमें एक सबक, मेरे ख्याल सियासतदानों में सबक सीखना चाहिए कि एक माशी सूरत हाल हमारी जो है वो एक तसलसल के साथ यही आता है। कोई दिन बूम होता है फिर उसका बस्ट होता है और ये हर हुकूमत के दौरान होता रहा है और फिर जो है हम IMF में पहली दफा नहीं गए, इससे पहले 22 दफा हम IMF में जा चुके हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें जा चुकी हैं, PMLN की हुकूमत भी इससे पहले जा चुकी है। तो उसका वजह होती है कि जो आप माशियात के जो बुनियादी जो है तब्दीली नहीं ला पाते हैं उसके बाद फिर हम जो एक लिहाज से ब्लेम और एक करते रहते हैं एक दूसरी की हुकूमत में। वही आवाज मुझे अब नजर आती है जो इमरान खान साहब 4 साल में करते रहे। सारा इल्जाम जो था वो ये कहते रहे कि PMLN की हुकूमत की वजह से जो उनके जो खराब पॉलिसी थी उसके नतीजे में उनको सारा कुछ करना पड़ रहा है। अब वही नैरेटिव हमें अब PMLN की गवर्नमेंट से नजर आती है कि जो है वो सारे ये चीजें खत्म होनी चाहिए। बात यह है कि जो है बात चीजें जो है हमारे जो माशी सूरत हाल है उसको आप सियासत से अगर अलग रख के बात करेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि उसमें बेहतरी आ सकती है। अब जो है इसका कोई भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि आप सिर्फ सारा वक्त ये कहते रहें कि भाई PTI ने ये कर दिया, PTI ने वो कर दिया। उससे आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर आपने जिम्मेदारी ली है कि इस चीज को जो है वो आगे बढ़ाने की तो उस जिम्मेदारी को पूरा करें और मेरा ख्याल ये है कि उसके लिए कोई जवाब मत बनाए कि किसकी वजह से हो रही है। ये मुल्क की माशी सूरत हाल इसी तरह पिछले कई दहाइयों से इसी तरह चल रही है और हर हुकूमत को इसी किस्म के जो है फैसले करने पड़ते हैं, इसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, मियां जावेद लतीफ़ साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे। आपने प्रोग्राम देखा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।